आप सबका स्वागत है। आइए इस मॉड्यूल में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे तैयार करें। आपको याद होगा हमने पहले देखा था कि किसी भी व्यवसाय में रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जिसका मतलब है बिजनेस की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और जब रिकॉर्ड्स हम सही रखते हैं अ, तभी व्यवसाय के उद्यमी को आसानी से या जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बिजनेस कैसे चल रहा है और उसके बाद ही उद्यमी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। इसके अलावा रिकॉर्ड के कई सारे और उपयोग भी हैं, पर खासकर मुद्दा यह है कि जब तक रिकॉर्ड व्यवसाय में नहीं हम रखते हैं तब तक हम महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो रिकॉर्ड कैसे रखे ये हमने पहले देखा है। हमने डे बुक देखा है, हमने मंथ बुक भी देखा है। और आपको याद होगा मंथ बुक में रिकॉर्ड मंथ बुक का जो रिकॉर्ड है इसमें महीने भर की व्यवसाय में जो भी दैनिक लेन देन हुई है जैसे कि खरीदारी, बिक्री आदि, उसकी जानकारी होती है। और मंथ बुक को ये विवरण डे बुक से मिलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए व्यवसाय की जो ये जानकारी है मंथ बुक से और डे बुक से, इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये मंथ बुक का रिकॉर्ड लेके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि मंथ बुक के फॉर्मेट पहले देखेंगे हम, उसके बाद में हम देखेंगे उस फॉर्मेट को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो एक बार आपको याद दिला दूंगा मंथ बुक के फॉर्मेट के बारे में। मंथ बुक और डे बुक का फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल मामूली बदलाव है। और डे बुक का फॉर्मेट आप लोग जानते हो। तो आइए देखते हैं मंथ बुक का फॉर्मेट किस तरह से होता है। तो पहला सेक्शन है कैश बॉक्स, ऑनलाइन वॉलेट और बिजनेस बैंक अकाउंट का बैलेंस। आपको दिखाई दे रहा है 1 ए 1 बी। इसमें हम महीने के शुरुआत में बैलेंस कितना है कैश बॉक्स का, ऑनलाइन वॉलेट का और बैंक अकाउंट का। और आपको 2 ए और 2 बी में दिखाई दे रहा है कि महीने के एंड में कैश बॉक्स का बैलेंस कितना है, ऑनलाइन वॉलेट का बैलेंस कितना है और बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है। सेक्शन नंबर 2 में आप देखेंगे क्रेडिट गिवन एंड अमाउंट रिसीव्ड। इसका मतलब है दी गई उधारी और वसूल किया गया पैसा। सेक्शन 3 में क्रेडिट टेकन एंड अमाउंट पेड। इसका मतलब है ली गई उधारी और उसके लिए जो बिजनेस में पैसा दिया है उसका विवरण 5, 6 और 6 ए में दिखाई दे रहा है। चौथा सेक्शन है एडवांसेस, जिसमें हम बात करेंगे एडवांसेस गिवन टू द सप्लायर। इसका मतलब है कच्चे माल के सप्लायर को दिया हुआ एडवांस, उसके बदले में जो आया है रॉ मटेरियल उसकी उसका विवरण। अगर बिजनेस ने एडवांस कस्टमर से लिया है, ग्राहक से लिया है और उसके बारे बदले में अगर माल दिया है तो उसका विवरण भी यही सेक्शन में आएगा। तो 7 से लेके 10 तक आपको 6 आइटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ। 7, 7 ए, 8, 9, 9 ए और 10। सेक्शन 5 में आप देखेंगे ज्यादातर रेवेन्यू, कॉस्ट, अदर कॉस्ट एंड अदर इनकम। इसका मतलब है P&L के बारे में विवरण है यहाँ सब। 11 से लेके आगे तक चलना है इसको। तो 11 में आपको दिखाएगा कैश सेल्स, उसके बाद में सेल्स डन यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट। इसका मतलब है ऑनलाइन जरिए आपने अगर बिक्री की है। अ, उसके बाद में रॉ मटेरियल, सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ये सब चीज़ों के लिए। मैं सारी चीज़ें दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आपको एक एक बार आप पहले देख चुके हो मंथ बुक। ये सिर्फ आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि फॉर्मेट कैसा है। तो पांचवा सेक्शन लंबा है, आगे भी चल रहा है 17 से लेके अ, आखिरी आइटम है उसमें अदर इनकम। छठा सेक्शन मंथ बुक का है जिसमें हम विवरण दे रहे हैं एसेट्स का, लायबिलिटीज का और नेटवर्थ का।
और ये हम दिखाएंगे लोन कितना है, लोन कितना लिया था, कितना चुकाया है, मालिक ने इक्विटी कितनी डाली है, और फिर एसेट्स के बारे में, उनका उनकी खरीदी कब हुई है और कितना पैसा देके हुई है। ये आपको दिखाई दे रहा है 28 से लेके आगे तक। उसके बाद में 32 से लेके, अगर फर्नीचर, कंप्यूटर, ये एसेट का सेल अगर किया है, मतलब बेचा गया हुआ है, तो उसका विवरण भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। आखिरी में आपको दिखाई देगा ये सेक्शन में, अगर अम, मालिक ने अगर इक्विटी जो डाली थी उससे कुछ अगर पैसा वापस लिया है, तो यहाँ पर उसका विवरण होगा। 48, 49 और 40 में आपको दिखाई देगा कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। इसका मतलब है व्यवसाय में बैंक खाते में अगर जमा किया पैसा अगर है, तो वहाँ 38 में आपको विवरण उसका लिखना है। अगर कैश विड्रॉ किया है, बैंक के खाते से निकाला है, तो वो भी लिखना है। और अगर ग्रांट बिजनेस को मिला है, तो आपको वो 40 में उसका विवरण दिखाई देगा। तो ये रहा मंथ बुक का फॉर्मेट। अब देखते हैं हर सेक्शन की तरफ, उसको कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले शुरुआत है उसकी है ओपनिंग, मंथ बुक का कैश जो बैलेंस का ओपनिंग है, और ऑनलाइन वॉलेट का ओपनिंग बैलेंस है, और बिजनेस बैंक का अकाउंट बैलेंस है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की तरफ देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट, मतलब बाएं की ओर आपका डे बुक का एंट्री है, और राइट में है मंथ बुक का। तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, अगर मान लो ये जनवरी है या अक्टूबर है या किसी भी महीना जिसमें 31 दिन है, तो आपको 31 दिन का विवरण ऐसे डे बुक में होगा उसका। और दिखाई दे रहा है आपको पहला जो दिन है, उसमें आपका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है कैश का 20,000, ऑनलाइन वॉलेट का बैलेंस है 1,000, और बैंक अकाउंट का बैलेंस है 15,000। इस तरह से आपका आखिर का भी बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, आखिरी दिन का भी ओपनिंग बैलेंस, और हर दिन का, मतलब 1 से लेके 31 तक आपका एंड ऑफ द डे बैलेंस भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हमको अब देखना है कि मंथ बुक में या महीने के बुक में ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है। तो काली बॉर्डर वाले जो अंडाकार आकार आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आपको समझ जाएगा क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर पहले दिन का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, कैश का, ऑनलाइन वॉलेट का और बैंक अकाउंट का, तो ये पहले दिन का जो ओपनिंग बैलेंस है, वो महीने के पहले दिन का भी ओपनिंग बैलेंस है। तो इसीलिए ये आपका डायरेक्ट 3 नंबर पहले दिन के ओपनिंग बैलेंस से मंथ बुक के ओपनिंग बैलेंस में जाएगा डायरेक्टली। और आप अगर देखेंगे कि 31वां जो दिन है महीने का, आखिरी दिन है, वो आखिरी दिन के अंत में जो आपका कैश बॉक्स का बैलेंस है, ऑनलाइन वॉलेट का बैलेंस है और बैंक अकाउंट का बैलेंस है, वही एग्जैक्टली ट्रांसफर होगा मंथ बुक का एंड ऑफ द मंथ बैलेंस। और ये आपको लाल बॉर्डर वाले अंडाकार आकार दिखाई दे रहे, जो हमने डे बुक के आखिरी दिन का एंड ऑफ द डे बैलेंस लेके उसको मंथ बुक में एंड ऑफ द मंथ का बैलेंस लगाया है। तो ये पहला सेक्शन तो आसान है, डे बुक से लेके आपको सीधा ट्रांसफर करना है मंथ बुक में पहले दिन के ओपनिंग बैलेंस और आखिरी दिन के क्लोजिंग बैलेंस। बाकी जो खंड है या सेक्शन है, वो तो काफी सरल है। सो जो बाकी सेक्शन है, उनमें जो हमको नंबर दिखाई दे रहे हैं मंथ बुक में, वो कहाँ से आते हैं। तो अगर आप देखेंगे महीने के हर दिन के डे बुक को, तो सारे के सारे दिन जो है महीने में, उसकी अगर उसके नंबर अगर आप जोड़ते हो, वो जोड़ा हुआ नंबर आपके मंथ बुक में आ जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। ये रहा आपका डे बुक 1 से लेके 31 तक। अब स्लाइड में जगह नहीं है 31 नंबर दिखाने की, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3
और उसके बाद में 4 से लेके 28 तक आपको आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि जगह नहीं दिखाने के लिए। और उसके बाद में 29, 30 और 31, ऐसे सारे 31 आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ दिनों के लिए आंकड़े हैं, कुछ दिनों के लिए नहीं है। हो सकता है उस दिन उस प्रकार का कारोबार नहीं हुआ हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन का खर्च 3 तारीख को हुआ है, बाकी कोई दिन शायद नहीं हुआ होगा, पर उसके बाद में कुछ दिनों में हुआ है, क्योंकि आपको ये 500 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 500 कहाँ से आया? तो 500 अगर आप इसको 1 से लेके 31 नंबर तक जोड़ेंगे तो उसका टोटल 500 हो जाएगा। जैसे ये है 19,000 कैश सेल, तो अगर हर दिन का आप कैश सेल जोड़ेंगे 1 से लेके 31 तारीख तक, तो आपको 19,000 मिल जाएगा। तो इसी तरह से हर आइटम आपका जो डे बुक में है उसको 1 से लेके 31 तक जोड़ना है, और वो जोड़ा हुआ नंबर आपको मंथ बुक में डालना है। तो अन्य खंड जो है वो सीधे साधे है। अब एक बार थोड़ा गौर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तरफ। आपको शायद याद होगा या ना याद होगा, तो मैं उसके फॉर्मेट के बारे में आपको याद दिलाना चाहूंगा, तीनों फॉर्मेट्स जो है उनके बारे में। पर पहले तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं। अब जैसे सोचो आपकी तबीयत खराब है और आप सेहत की जांच करवा रहे हो, और ये जांच मतलब जिसको हम मेडिकल एग्जाम या चेकअप कहेंगे, हेल्थ चेकअप कहेंगे, ये टेस्ट के रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं वो कुछ चीजें आपको बताते हैं। अब आप डॉक्टर नहीं हो तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे भाई हमारे टेस्ट रिजल्ट्स है, आप बताइए हमारी सेहत कैसी है। तो डॉक्टर जब इन सेहत के रिजल्ट्स को, मेडिकल रिजल्ट्स को पढ़ने के बाद आपको समझाएंगे कि भाई आपकी तबीयत ठीक है या आपकी तबीयत नहीं ठीक है। उसी तरह वित्तीय ब्यौरे हमको बिजनेस के सेहत के बारे में बताते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। तो व्यापार की जो सेहत है, बिजनेस की जो सेहत है, उसके बारे में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बता पाएंगे। तो हर व्यापार में, हर बिजनेस में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। और पहला है लाभ और हानि का ब्यौरा, इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस या P&L कहेंगे हम इसको। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स बिजनेस के लिए होते हैं। तो आइए एक नजर फिर से डालते हैं ये 3 स्टेटमेंट्स पर, ताकि आपको याद दिलाए। तो ये रहा आपका P&L का संचरण। और P&L की शुरुआत होती है रेवेन्यू से, और रेवेन्यू में आपका आएगा, कैश से आएगा, मतलब नकद लेके जो नकद लेके जो बिक्री की है वो आएगी। अगर ऑनलाइन बिक्री की है तो वो भी आएगी, और अगर क्रेडिट सेल किया है तो वो भी आएगा। तो ये तीनों लेके आपका कुल रेवेन्यू यहाँ पर है। उसके बाद में आपका डायरेक्ट कॉस्ट चालू हो जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल है, सैलरीज है, मतलब वेतन है, परिवहन खर्च है, बिजली पानी ईंधन का खर्च है, ये सब हुआ डायरेक्ट कॉस्ट आपका। अगर आप रेवेन्यू से डायरेक्ट कॉस्ट घटा देंगे तो आपके पास रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद में आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट चालू हो जाएंगे, जैसे किराया है, मरम्मत का खर्च है, ब्याज का भुगतान है, मूल्यह्रास है, जिसको हम अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये सब हुए आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर इनको आप जोड़ के, उनके साथ अन्य इनकम को जोड़ के और अन्य खर्च को हटा के रेवेन्यू से देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाएगा। तो ये रहा आपका P&L का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कैश फ्लो के स्टेटमेंट का जो संरचन है उसके तरफ, या फिर स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके तरफ। कैश फ्लो में आपकी शुरुआत होगी ओपनिंग बैलेंस से, और उसके बाद में आपका सेक्शन होगा रिकरिंग कैश फ्लो। इसका मतलब है आवर्ती कैश फ्लो, जो रोजमर्रा की चीजों में आप कैश देंगे और या कैश आएगी बिजनेस में, उसका विवरण करता है। उसके बाद वाला सेक्शन है नॉन रिकरिंग कैश फ्लो। इसका मतलब है गैर आवर्ती कैश फ्लो। कुछ चीजें बिजनेस में जो होती है वो अक्सर
रोजमर्रा नहीं होती है, वो कभी कभार होती है। जैसे आप एसेट खरीद रहे हो या एसेट का सेल कर रहे हो या लोन ले रहे हो, तो इसके जरिए जो आपकी कैश अंदर आएगी और कैश बाहर जाएगी, उसका विवरण आप गैर आवर्ती कैश फ्लो में करेंगे। अगर आप देखेंगे 5 नंबर, इसका मतलब है नेट रिकरिंग कैश फ्लो, और 9 नंबर जिसका मतलब है नेट नॉन रिकरिंग कैश फ्लो, मतलब आवर्ती कैश फ्लो और गैर आवर्ती कैश फ्लो। इनको आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा महीने में आपका कैश फ्लो में नेट परिवर्तन कितना हुआ है। और अगर आप ये नेट परिवर्तन को, इसका मतलब है नंबर 10 को, आप ओपनिंग बैलेंस से जोड़ेंगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। तो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। तीसरा और आखिरी स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। इसमें आपको दिखाई दे रहा कि आपका पहला सेक्शन है एसेट। आपको याद होगा 3 मेन सेक्शंस है बैलेंस शीट के। पहला है एसेट, दूसरा है लायबिलिटीज और तीसरा है नेटवर्थ। और मैं आपको याद ये दिलाना चाहूंगा कि एसेट्स को से लेके आपको अगर लायबिलिटीज आप एसेट से घटा देंगे तो आपको नेटवर्थ मिल जाएगा। एसेट्स दो तरह के हैं। करंट एसेट्स है जिसमें आपका नकद आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, इन्वेंट्री आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा, ये सब चीजें आपको करंट एसेट में दिखाई देगी। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स है आपके, जिसको हम नॉन करंट भी कहते हैं। उसमें आएगा आपका मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग वगैरह। इसमें आपके डिपॉजिट भी आएंगे जो आपने दिए हैं। और टोटल एसेट जो है 18 लाइन नंबर, वो आपको दिखाई दे रहा है 9 नंबर, मतलब करंट एसेट से अगर आप फिक्स्ड एसेट को जोड़ेंगे तो आपको टोटल एसेट आपके मिल जाएंगे बिजनेस के। इसके आगे वाला सेक्शन है लायबिलिटीज। वो भी दो तरह की है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट। करंट में आएगा आपका अकाउंट्स पेबल, एडवांस अगर लिया है कस्टमर से तो आएगा। नॉन करंट में आपका ज्यादातर लोन आएगा। और ये सब आप अगर मिलाएंगे तो आपको टोटल लायबिलिटीज मिल जाएगी यहाँ पर। आखिरी सेक्शन है नेटवर्थ, जिसमें 3 चीजें हैं। एक तो ओनर्स इक्विटी, इसका मतलब है जो मालिक ने पैसा डाला है बिजनेस में। दूसरा है ग्रांट्स, अगर आपको अनुदान कहीं से मिला है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए, उसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब आपको याद होगा जो पिछले साल के प्रॉफिट्स आपने बनाए हैं, कमाए हैं, और जो आपने बिजनेस में वो वापस डाले हैं, निकाले नहीं है, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहेंगे। तो ये 3 जोड़ के आपको नेटवर्थ मिल जाएगा। तो ये रहा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। अब आगे जाके देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर मंथ बुक के लेन देन का जो असर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने अब आपको अब तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मंथ बुक के बारे में याद मैंने दिलाया है। तो अब देखते हैं कि हर मंथ बुक में जो दर्ज लेन देन है और 3 वित्तीय वितरण जो हमको बनाने हैं, ये दोनों चीजों में क्या संबंध है। तो ये हम कैसे देखेंगे, हम एक किराने की दुकान की किराने की दुकान और उसके मंथ बुक में दर्ज 3 लेन देनों का उदाहरण देंगे और फिर देखेंगे उसको कैसे, उसका संबंध फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसा है। जब हम ये 3 लेन देन को देखेंगे तो हमको ये देखना है कि भाई इसका असर पीएनएल पे क्या है, कैसा है, इसका असर कैश फ्लो पर कैसा होता है, इसका असर बैलेंस शीट पर कैसा होता है। तो इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वित्तीय विवरण बनाने हैं और आपके पास मंथ बुक है, तो हर लेन देन को आप लेके उसको समझ पाएंगे कि उसका असर तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कैसा हो रहा है। और अगर आप ये समझ पाएंगे तो आपको स्टेटमेंट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा जो उदाहरण है किराने की दुकान का, तो उसके उद्यमी ने डे बुक में नियमित रूप से सारे लेन देन का रिकॉर्ड किया है।
और महीने के अंत में उस उद्यमी ने डे बुक में जो दर्ज है लेन देन को लेके महीने की मन बुक बनाई है। तो उस मन बुक से हम तीन चीजें या तीन लेन देन देखेंगे। पहला लेन देन है 4,000 रुपए में कच्चे माल की कैश में खरीदी की है। दूसरा लेन देन है 5,000 रुपए की कैश में बिक्री की है। और तीसरा लेन देन है 1,000 रुपए की उधार में बिक्री हुई है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसका असर कैसे पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो पहला लेन देन है, आपको याद होगा, 4,000 रुपए की कच्चे माल की कैश में खरीदी की है, उससे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैश फ्लो पर असर क्या है। अगर कैश देकर कच्चे माल की खरीदी की है तो इसका मतलब है कैश बाहर से गया है, व्यवसाय से बाहर गया है। और आपको याद होगा दो तरह के कैश फ्लो है, एक है रिकरिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में जो चीजें हैं जो नियमित रूप से बार बार अक्सर होती है, और कच्चे माल की खरीदी अक्सर होती है, तो इसका मतलब है इसका असर रिकरिंग कैश आउटफ्लो पर पड़ेगा और रिकरिंग कैश आउटफ्लो का बैलेंस हम 4,000 रुपए से बढ़ा देंगे। अब उसी लेन देन को लेके हम ये देखेंगे उसका असर पीएनएल पे कैसा है। तो पीएनएल पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कैश में आपने जो खरीदी की है तो व्यवसाय की कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है उसके कारण। तो इसका कारण पीएनएल के विवरण में जो डायरेक्ट कॉस्ट वाला आइटम है वो 4,000 रुपए से बढ़ जाएगा। और डायरेक्ट कॉस्ट वाला एक स्पेसिफिक आइटम है जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो 4,000 रुपए से बढ़ जाएगा। अब तीसरा आइटम जो है आपका, या तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बैलेंस शीट है। तो एक हमको अब याद जरूर करना होगा इन्वेंट्री के बारे में जो बैलेंस शीट में आता है, और इस मुद्दे को लेके थोड़ा अभी डिस्कशन करते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि भाई उद्यमी ने अगर कच्चा माल खरीदा है और अभी तक बेचा तो नहीं है, तो व्यवसाय की इन्वेंट्री में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तो इन्वेंट्री जरूर बढ़ जाएगी। तो अगर आप सोचेंगे एक तरह से इसको तो बैलेंस शीट में डालना चाहिए, पर ऐसा नहीं कर रहे हम। वास्तव में हम इस लेन देन को एक कॉस्ट की तरह से देख रहे हैं, और ये इसीलिए पीएनएल के विवरण में दर्ज है, बैलेंस शीट के में दर्ज नहीं है। और ये बिंदु को आपको समझना जरूरी है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये कारण हम अब देखते हैं। अब तर्क यह है कि उद्यमी, मान लो ये सामान जो खरीदा है 4,000 रुपए का रॉ मटेरियल, वो अगर बेच नहीं पा रही है, तो क्या वो वापस ले जाके सप्लायर को कह सकती है क्या कि भाई मैं तो बेच नहीं पाई इसको, आप ले लो वापस? ऐसी कोई संभावना नहीं है। कोई सप्लायर ये वापस नहीं लेने वाला है। वो कहने वाला है कि भाई आपने खरीद लिया सामान, आप नहीं बेच पाए, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो इसका मतलब है उद्यमी को ये घाटा सहन करना पड़ेगा। तो मतलब यही हुआ कि यह व्यवसाय की कॉस्ट हुई है, क्योंकि इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उद्यमी वो सामान को बेच पाए या नहीं बेच पाए। व्यवसाय के लिए तो वो पैसा गया, एक बार जो गया वो गया। तो इसका मतलब है खर्च के रूप में जो पैसा गया है वो गया है, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसको पीएनएल में कॉस्ट के जरिए देखते हैं, और बैलेंस शीट में हम इन्वेंट्री में उसको नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेंट्री से जो जुड़े हुई चीजें हमने पढ़ी है, जैसे कच्चा माल, आधा तैयार माल और तैयार उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणाएं जो है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय में निर्णय लेने के लिए ये चीजें जानना जरूरी है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बिजनेस में हम अकाउंटिंग में भी ये चीज लाए, क्योंकि छोटे उद्यमियों के लिए ये इन्वेंट्री जो चीज है इसको हिसाब किताब रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए हमारा सुझाव आपसे यही रहेगा कि ऐसे अगर रॉ मटेरियल आपने खरीदा है तो इसको पीएनएल में कॉस्ट के जरिए बताइए, डालिए, और इन्वेंट्री में मत डालिए, क्योंकि इसका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर बैलेंस शीट पर यह लेन देन का असर एक जरूर है। आपको याद होगा 4,000 रुपया लेके दे के आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो अगर कैश गया बाहर तो कैश बैलेंस तो कम हो जाएगा। और इसीलिए व्यवसाय की बैलेंस शीट में जो एसेट्स है, और उसमें खासकर एक आइटम जो है कैश, वो 4,000 रुपए से कम आएगा, आपका कम हो जाएगा। आपको याद होगा जब एसेट्स से हम लायबिलिटीज को घटाते हैं तो जो संख्या आती है वह संख्या नेटवर्थ के साथ मेल खानी चाहिए। अब ये हमारे उदाहरण में आपका एसेट 4,000 से कम हो गया है। उसमें से आप अगर लायबिलिटीज घटा देंगे सारे एसेट से, तो जो नंबर आपका आएगा वो भी 4,000 से घटेगा, पर वो नेटवर्थ से अब नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब है तालमेल जो है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी का जो है वो नेटवर्थ से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है एक और असर होगा बैलेंस शीट पर। तो अगर आपने सिर्फ एसेट कम किए और कुछ अन्य चीजें बैलेंस शीट में कम नहीं हो रही है, तो बैलेंस शीट का संतुलन बना नहीं रहेगा। तो एक और चीज होनी चाहिए बैलेंस शीट में। और आपको याद होगा अगर आपने कैश में खरीदी की है तो पीएनएल विवरण में आपने डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ा दिया है। अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो नेट प्रॉफिट कम हो गया। आपको याद होगा अगर पीएनएल का नेट प्रॉफिट कम हो गया है तो बैलेंस शीट का रिटेन्ड इनकम भी कम हो गया है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो रिटेन्ड इनकम है वो कहाँ से आता है, वो तो बैलेंस शीट में नहीं आता है, वो तो पीएनएल से आता है। पीएनएल में जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आप ट्रांसफर करते हो रिटेन्ड अर्निंग्स में या रिटेन्ड इनकम में। तो अगर पीएनएल का आपका नेट प्रॉफिट 4,000 से कम हुआ है तो रिटेन्ड इनकम भी कम हुआ है। अगर रिटेन्ड इनकम कम हुआ है तो आपका नेटवर्थ भी 4,000 से कम हो गया। अगर नेटवर्थ 4,000 से कम हो गया है तो बैलेंस शीट का संतुलन फिर से आ गया। तो अब हम दूसरे लेन देन की तरफ चलते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा वो लेन देन क्या थी, 5,000 रुपया की कैश की बिक्री हम कर रहे हैं। कैश फ्लो पर असर तो साफ साफ है। अगर कैश में बिक्री की है तो कैश बिजनेस के पास आया है, और ये बार बार होता है, इसीलिए ये रिकरिंग कैश इनफ्लो में 5,000 से वृद्धि आ जाएगी, 5,000 से बढ़ जाएगा। पीएनएल पर असर भी काफी काफी साफ है। कैश में अगर बिक्री की है तो आपके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, और रेवेन्यू हम 5,000 से बढ़ा देंगे। बैलेंस शीट पर क्या असर है इसका? अगर कैश बिक्री है तो बैलेंस शीट में कैश बैलेंस तो बढ़ेगा क्योंकि कैश अंदर आया है, और इसीलिए व्यवसाय का जो एसेट है उसका मूल्य हम 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे। पर आपको याद होगा संतुलन अब बिगड़ गया, क्योंकि एक चीज बदल गई बिजनेस के बैलेंस शीट में और बाकी चीजें नहीं बदली है, तो बाकी चीजों में कुछ तो बदलाव आना पड़ेगा। और इसी कारण हम नेट प्रॉफिट आपका बढ़ गया है पीएनएल में, क्योंकि 5,000 आपकी बिक्री बढ़ गई है, तो रेवेन्यू अगर 5,000 से बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा 5,000 से। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ गया, जो हमने पहले इसका लॉजिक देखा है उसी तरह से हम बात करेंगे। नेट प्रॉफिट अगर बढ़ गया है आपका तो रिटेन इनकम भी बढ़ जाएगा। अगर रिटेन इनकम बढ़ गया 5,000 से, तो आपका नेटवर्थ भी 5,000 से बढ़ जाएगा। और 5,000 से नेटवर्थ बढ़ गया है और एसेट भी 5,000 से बढ़ गया है, तो आपका बैलेंस शीट का जो संतुलन है वो फिर से बराबर हो जाएगा। अब तीसरा जो आपकी लेन देन थी, 1,000 रुपए की उधार की बिक्री।
उस लेन देन के तरफ चलते हैं। कैश फ्लो पर असर देखते हैं। इस लेन देन का कोई भी असर कैश फ्लो पर नहीं होगा, क्योंकि ये उधार की लेन देन है। और अगर उधार में दी है चीज या ली है, इसका कोई कैश फ्लो पर असर नहीं होता है, तो कैश फ्लो पर यह आसान है असर इसका। पीएनएल पर जरूर असर है। आपको याद होगा, भले ही आपने कैश इसके बारे में ये बिक्री में कैश नहीं आया है, पर उधार में की बिक्री भी रेवेन्यू में शामिल होती है। तो इसीलिए आपकी रेवेन्यू जो है वो 1,000 रुपए से बढ़ जाएगी। बैलेंस शीट पर भी असर है। तो उधार की बिक्री का मतलब है इस लेन देन के लिए व्यवसाय को अभी ग्राहक से कैश लेना है। इसीलिए हम, आपको याद होगा, एक आइटम एसेट का जो है जिसका नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल, वो उसको हम 1,000 से बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि 1,000 रुपया आना बाकी है अभी। अब 1,000 रुपए से अगर आपका एसेट बढ़ गया है, तो फिर से आपका संतुलन बिगड़ गया। पर आप अगर सोचेंगे तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका रेवेन्यू भी 1,000 से बढ़ गया। अगर रेवेन्यू 1,000 से बढ़ गया है, तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ाए तो रिटेन इनकम बढ़ेगा। रिटेन इनकम बढ़ गया तो नेटवर्थ भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जो बढ़ोतरी हुई है नेटवर्थ में, उसके कारण एसेट की बढ़ोतरी और नेटवर्थ की बढ़ोतरी, इसका संतुलन बना रहेगा। तो ये जो 3 उदाहरण हमने लिए हैं, उनके आधार पर आगे चल के आप एक प्रक्रिया बनाएंगे हम। और ये प्रक्रिया जब बनाएंगे, तो इसका इस्तेमाल आसानी से हम जब कर पाएंगे, तो आसानी से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे। तो ये 3 भाग है प्रक्रिया के। पहले भाग में हम देखेंगे कैश फ्लो विवरण पर किसी भी लेन देन का असर क्या होगा। तो अगर किसी लेन देन का कोई असर पड़ रहा है, तो वो व्यवसाय में आने वाले कैश पर पड़ेगा, या फिर व्यवसाय से बाहर जाने वाले कैश पर पड़ेगा। इसके बाद हम यह देख सकते हैं कि यह लेन देन जो है वो रिकरिंग टाइप का है या नॉन रिकरिंग टाइप का है। इसका मतलब है, अगर कभी कभार हो रहा है तो आप नॉन रिकरिंग में डालेंगे, अगर रोजाना हो रहा है तो रिकरिंग में डालेंगे। और ये तय करने के बाद ए और बी में, सी में हम देखेंगे कि वो उचित आइटम जो है कैश फ्लो में, उसका बैलेंस हम बढ़ाएंगे। तो ये होगा पहले भाग में, ये प्रक्रिया में। दूसरा जो भाग है, उसमें हम देखेंगे कि लेन देन का असर पीएनएल पर क्या है। अगर कोई असर पड़ रहा है पीएनएल पे, तो और 4 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है वो अगर रेवेन्यू है, दूसरा है कॉस्ट, तीसरा है अदर इनकम, और चौथा और आखिर वाला है अदर कॉस्ट। जब हम उस आइटम की पहचान कर लेंगे जिस पर असर पड़ रहा है, उस आइटम को हम, उसका जो बैलेंस है वो हम बढ़ा लेंगे पीएनएल में। तीसरा जो भाग है वो थोड़ा मुश्किल है, जिसमें हम चर्चा करेंगे बैलेंस शीट पर असर क्या होगा। और एक हम मोटा मोटा नियम बना लेंगे जो हमें मदद करेगा। और ये नियम वो है कि किसी भी लेन देन के बैलेंस शीट पर हमेशा 2 जगह असर होते हैं। अगर जो 2 जगह हमने असर नहीं किए, तो बैलेंस शीट का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये 2 चीजों का असर जो है, उसके लिए 4 संभावनाएं हैं। तो आइए एक एक करके हम ये 4 संभावनाओं को समझेंगे। सबसे पहले संभावना जो है, जो 2 एसेट पर असर एक साथ कर रही है। इसका मतलब है एक एसेट बढ़ता है और साथ साथ दूसरा एसेट घटता है। और एक बढ़िया उदाहरण यह है, जब कोई बिजनेस अपने अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए जो कैश वसूल करता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका कैश बैलेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब है एक एसेट आपका बढ़ गया। और
अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस घट जाता है, इसका मतलब है दूसरा एसेट आपका कम हो गया, और इससे आपका बैलेंस शीट में संतुलन बना रहता है। तो नेटवर्थ में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, एसेट्स में एक ऊपर गया एक नीचे आ गया, आप अपने आप संतुलन बना रहता है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अब एक एसेट घटता है और साथ साथ एक लायबिलिटीज भी घट जाती है। और एक बढ़िया उदाहरण यह है, जब व्यवसाय मान लो कुछ कर्ज लिया है और वो कर्ज जब चुकाता है, तो इस संभावना में क्या क्या होता है, जब आप कर्ज चुका रहे हो तो कैश एसेट घट जाएगा और साथ साथ एक लायबिलिटीज भी घट जाएगी, क्योंकि लोन लायबिलिटीज में है। अगर आप कर्ज चुका रहे हो तो लोन का जो राशि है वो भी घट जाएगा। तो एक एसेट घट गया, उसके साथ साथ एक लायबिलिटीज भी घट गया, आपका बैलेंस शीट का जो संतुलन है वो फिर से बन गया। तो यहां पर भी नेटवर्थ में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। अब तीसरी संभावना है देखते हैं। इसमें जब कोई एसेट घटता है या फिर एसेट बढ़ता है, तो उसके साथ साथ नेटवर्थ का भी एक आइटम घटता है या बढ़ता है। और आपको याद होगा ये संभावना की उदाहरण हम देख चुके हैं। जब कोई व्यवसाय उधार पर बेचता है, तो आपको याद होगा अकाउंट्स रिसीवेबल जो एक एसेट है वो बढ़ जाता है, और इसको संतुलन बनाने के लिए हम नेटवर्थ का रिटेन इनकम वाला भाग भी बढ़ जाता है। और एक और उदाहरण भी इसका हम देख चुके हैं, जब व्यवसाय में कुछ खरीदी जब आप कर रहे हो तो उसी तरह से कुछ घट जाता है आपका कैश एसेट, और आपका नेटवर्थ भी घट जाता है क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट घट गया। पर एक और उदाहरण लेते जो थोड़ा हटके है। अब मान लो व्यवसाय में कुछ पैसा चोरी हो गया, चोर ने आके आपका कैश बॉक्स खोल के पैसा चुरा लिया है। अब इसको कैसे नोट करें? तो इस मामले में कैश का जो एसेट है आपका वो घट गया है, पर साथ साथ आपका अदर इनकम या अदर लॉस जिसको हम दिखाएंगे, या फिर हम अदर कॉस्ट दिखाएंगे। आपका अगर अदर कॉस्ट बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, पीएनएल में आपका नेट प्रॉफिट घट गया। अगर पीएनएल का नेट प्रॉफिट घट गया है तो रिटेन इनकम भी आपका घट गया है। तो एसेट आपका घट गया कैश, और साथ साथ नेटवर्थ भी आपका घट गया है, तो संतुलन फिर से बन गया। आखिरी आपका ये जो चौथा पॉसिबिलिटी है, जब कोई लायबिलिटीज घट जाती है तो साथ साथ नेटवर्क का भी कोई आइटम जो है जो बढ़ जाता है। एक घटता है पर दूसरा बढ़ता है, क्योंकि इसको हम, आप फिर से एक बार सोचिएगा, आप एसेट से लायबिलिटीज निकाल रहे हो उसके बाद में आपको नेटवर्थ आ जाएगा। तो अगर लायबिलिटीज घट गई है तो आपका नेटवर्थ बढ़ जाना चाहिए। हालांकि छोटे व्यवसाय में अक्सर नहीं होता है, फिर भी हम एक उदाहरण लेते हैं, हो सकता है आपके बिजनेस में हो जाए ये। अब मिसाल के तौर पे अब एक बिजनेस देखते हैं जहां मालिक टेंट हाउस की सेवाएं बेच रहा है, और अक्सर जो मालिक बिजनेस का है, जब ग्राहक आता है तो ग्राहक से कहता है कि भाई हाँ, टेंट हाउस तो आपको मिल जाएगा पर आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, पर आप जब सामान की डिलीवरी करेंगे तो ये लायबिलिटी आपकी घट जाएगी, तो संतुलन आपका बिगड़ गया बैलेंस शीट का। पर आप ये सोचो कि अगर आपने सामान की डिलीवरी कर दी है, इसका मतलब क्या है, आपका पीएनएल में भी एक बदलाव आएगा। आपका रेवेन्यू आ गया पीएनएल में। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ गया है तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, इसके कारण आपका रिटेन इनकम बढ़ गया। अगर रिटेन अर्निंग्स या रिटेन इनकम बढ़ गया है तो आपका नेटवर्थ बढ़ गया, और नेटवर्थ अगर बढ़ गया है आपका, तो आपका संतुलन फिर से बन जाएगा।